हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज अपना प्रकाश की प्रकृति का सेकंड लेक्चर है। तो देखो, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने हाइगेन्स का सिद्धांत पढ़ा था। तो उसी हाइगेन्स के सिद्धांत से आज अपन परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। तो देखो, अपन ने क्या माना, अपन ने मान लिया कि यह एक परावर्तक पृष्ठ है। ये जो है अपन ने एक परावर्तक पृष्ठ मान लिया, ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ को अपन ने नाम दे दिया mn। इस परावर्तक पृष्ठ को mn नाम दे दिया। इस परावर्तक पृष्ठ पर एक तरंगाग्र AB आपतन कोण I पर आपतित हो रहा है। ये तरंगाग्र है। तरंगाग्र का ये जो पॉइंट है वह A पॉइंट है, और सेम दूसरा जो पॉइंट है वह ये पॉइंट है B पॉइंट। तो यह अब इस परावर्तक पृष्ठ जो है, इस परावर्तक पृष्ठ पर एक तरंगाग्र AB आपतन कोण I पर आपतित हो रहा है। आपतन कोण दिखाएं अपन, तो ये कोण हो गया आपतन कोण I पर आपतित हो रहा है। ठीक है। तो अब यहां पर देखो, आपतित होने के बाद में A बिंदु जो है, अब देखो तरंगाग्र जो है AB वह इस माध्यम में है और परावर्तित होगा। यह mn क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो जब परावर्तित होगा तो वापस इसी माध्यम में चला जाएगा। तो आपतित तरंगाग्र AB और जो परावर्तित होगा तरंगाग्र, वो दोनों एक ही माध्यम में है। तो यहां पे तरंगाग्र की चाल जो है वह समान होगी। इसलिए समान होगी तो ये A बिंदु जो है जितने समय में यहां से परावर्तित होके A पर आपतित हुआ, अब यहां से परावर्तित होके इस तरह से जाएगा। इस तरह से जो है यह A बिंदु जा रहा है। तो और ये B बिंदु जो है वह इस तरह से आगे आएगा, इस तरह से। तो ये B बिंदु जितने समय में B डैश पर आता है, मान लो ये B बिंदु जो है B डैश तक आने में कितना समय लेता है, T समय लेता है। B बिंदु जो है B डैश तक आने में T समय लेता है। तो ठीक उसी समय में A बिंदु जो है वो यहां पे चला जाएगा A डैश पर। मैन समझने वाली जो बात थी वो यही थी कि जितने समय में, पहले अपने तरंगाग्र कौन सा मान लिया, AB जो है A और B, यह तरंगाग्र मान लिया। तो इस तरंगाग्र का B बिंदु जो है जितने समय में B डैश पर पहुंचेगा, मान लो T समय लेता है B डैश पे पहुंचने में, तो ये A बिंदु जो है यहां से टकरा करके A डैश पे चला जाएगा। ये जो पॉइंट है अपना यह A डैश है। ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, यहां से A डैश को भी B डैश से मिला दिया इस तरह से। तो अपने पास में ये जो कोण है, यह एंगल जो है यह 90 डिग्री हो गया, और यहां पे भी अपन ने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अभी अपन ने क्या कहा कि B डैश जो है, जितना टाइम B को B डैश तक जाने में लगता है उतना ही टाइम A को A डैश तक जाने में लगता है। यह अपन ने थ्योरी में निरूपित किया। ठीक है। तो इसकी थ्योरी कैसे हो जाएगी, यहां पे अपन और चीजें भी लिख सकते हैं। देखो, AB जो है वह क्या है, आपतित तरंगाग्र। A डैश B डैश जो है वह क्या है, परावर्तित तरंगाग्र।
ठीक है, तो यह जो है परावर्तित तरंगाग्र हो गया। फिर इसके बाद में ये बी डैश भी जो है इस तरह से चला जाएगा, उससे अपन आगे डेरिवेशन कर लेंगे, इसी से अपन आगे डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें जो समझने वाली बात थी वो यहीं तक डायग्राम में ही थी। क्या थी डायग्राम में बात? अपन थ्योरी जो है वो इसकी इस तरह से लिखेंगे कि माना कोई तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ एम एन पर आपतन कोण आई से आपतित होता है, तो तरंगाग्र का बी बिंदु जितने समय में बी डैश तक पहुंचता है, ठीक उतने ही समय में तरंगाग्र का ए बिंदु चित्रानुसार ए डैश तक पहुंच जाता है। ये ए बिंदु ए डैश तक चला जाएगा जितने समय में बी डैश तक। ठीक है, तो अपन ने यहां से क्या लिख दिया, बी डैश जो है अर्थात बी डैश जो है वो किसके बराबर हो गया, ए डैश के बराबर हो गया। ठीक, अब आपतित तरंगाग्र ए बी व परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश दोनों एक ही माध्यम में है। ये दोनों किसमें हैं, समान माध्यम में हैं, दोनों एक ही माध्यम में है। अतः तरंगाग्र की चाल समान होगी, तरंगाग्र की चाल समान होगी। ठीक, अब देखो अपन यहां से कोण निकालते हैं। यह आपतन कोण हो गया और ये जो है ये कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण। अगर यह परावर्तन कोण R हो गया तो यह कोण कितना हो गया, ये पूरा जो है वो 90 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R। अब इस त्रिभुज को देखना, ए डैश ए और बी डैश। त्रिभुज कौन सा देखोगे, ए डैश ए और बी डैश। ये कितना है 90, ये कितना है 90 माइनस R, तो ये कोण कितना हो जाएगा भाई, ये कोण हो जाएगा आपका R हो जाएगा। ये कोण इसको केवल समझने के लिए ही था, ये लो इसको मिटा दो। ये कोण कितना हो गया, R हो गया। दूसरा अपन त्रिभुज लेते हैं ए बी बी डैश। कौन सा, ए बी बी डैश। तो ये देखो, ये कोण यहां पे अपन अभिलंब बनाते हैं, तो ये कोण कितना है, आपतन कोण आई। ये आपतन कोण आई हुआ, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गया 90 माइनस आई। अब इस त्रिभुज में ये 90, ये 90 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आई। अब इनको भी मिटा दो। अपन को दो कोण निकालने थे, कौन सा, एक तो यह वाला कोण जो आई हो गया और दूसरा कोण निकालना था अपन को ये वाला कोण जो आर हो गया। अभी जो मैंने एंगल निकाले हैं उसको रिपीट करो, इतना ही है ये डेरिवेशन। अगर आपने डायग्राम बना लिया और ये दोनों एंगल जो है वो निकाल लिए आई और आर, तो आगे कुछ नहीं है, इतना ही डेरिवेशन है। तो आपको आई और आर निकालना समझ में आया? अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो और या फिर इसको याद कर लो कि ये कोण जो है वह आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब अपन लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ए बी बी डैश व त्रिभुज ए डैश बी डैश। ए बी डैश व ए डैश बी डैश। दोनों त्रिभुजों में देखो, दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण है ए बी डैश, वह किसके बराबर है? कोण ए डैश बी डैश के, और यह कितना है? 90 डिग्री। ये वाला जो कोण है दोनों में वह 90 है। दूसरी बात, दोनों त्रिभुजों में ए बी डैश जो है वह क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तीसरी बात, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो गया। और तीसरी बात जो है वो अपन यहां से देखो क्या कह सकते हैं, ये बात अपन क्या कह सकते हैं? ए बी बी डैश, ए बी
बी डैश, तो इसमें कौन सी आ गई, बी बी डैश, बी बी डैश इक्वल टू ए डैश। यह अपन ने यहां निकाला था। तो अगर दो त्रिभुजों में तीन चीजें समान मिल जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। वह त्रिभुज ए डैश बी डैश सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं। तो इसमें क्या होंगे, संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण कौन सा हो गया, इस त्रिभुज का अगर अपन बात करें ए बी बी डैश का, तो इसका कोण हो गया बी ए बी डैश, कोण बी ए बी डैश। इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये वाला कोण, और उस त्रिभुज का ये वाला कोण जो है वो बराबर होंगे। इस त्रिभुज का कौन सा, ए डैश बी डैश ए, कोण ए डैश बी डैश ए, बी ए बी डैश यह कितना है, आई है, कोण आई, और ए डैश बी डैश ए यह कितना है, कोण आर है। तो कोण आई बराबर कोण आर किसमें होता है भैया, आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह क्या आ गया, परावर्तन का द्वितीय नियम, परावर्तन का द्वितीय नियम आ गया। परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, आपतन तरंगागर ए बी, परावर्तन तरंगागर ए डैश बी डैश और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। सारी चीजें बोर्ड में दिख रही है ना आपको, बोर्ड में दिख रही है, बोर्ड वाले तल में दिख रही है। तो ये सारी चीजें जो है वह एक ही तल में है। यह क्या हो जाएगा, परावर्तन का प्रथम नियम हो जाएगा। तो परावर्तन के दोनों नियमों की अपन ने व्याख्या कर दी क्या, परावर्तन के दोनों नियमों की अपन ने व्याख्या। तो ये जो था अपना हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। तो एक बार जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको याद कैसे रखोगे आपको, इसमें जो है आपको एक तो यह डायग्राम याद होना चाहिए। डायग्राम याद होने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट होगा कि मेरे को यहाँ पे दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते ही उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और संगत कोण बराबर हो गए तो कोण आई बराबर आर आ जाएगा। और यह आई बराबर आर जो है उसको थ्योरी में नहीं दिखाना है, आपको केवल समझना है कि अपन ने आई बराबर आर कैसे निकाला है यहाँ। तो ये जो है अपने पास में हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या हो गई। तो अब जो है आप वीडियो को पॉज करके आपकी स्क्रीन पे जो परावर्तन की व्याख्या दे रखी है इसको फटाफट नोट कर लो, और एक बार जो है इसकी रीडिंग लगा लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना हाइगेन्स सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। परावर्तन की कर दी, अब अपन अपवर्तन की व्याख्या करते हैं।
तो अपन ने एक तरंगागर ए बी मान लिया, तो मान लो यह ए बी तरंगागर है, इसको उसी तरह से दिखा देते हैं। इस तरंगागर का ये पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। तरंगागर ए बी जो है वह अपवर्तक पृष्ठ एम एन पर आपतन कोण आई से आपतित हो रहा है। तो इसको तरंगागर को अपन पूरी तरंगे दिखा देते हैं। ये तरंग जो है इस तरह से आ रही है, इस तरह से ए, और ये तरंग यहां पर बी पॉइंट तक। तो देखो तरंगागर ए बी, ये ऊपर जो माध्यम है उस माध्यम को अपन दिखा देते हैं विरल माध्यम, और नीचे जो माध्यम है इसके वह माध्यम दिखा देते हैं अपन सघन माध्यम। तो क्या हुआ, कोई तरंगागर ए बी विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरण करता हुआ अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतन कोण आई से आपतित हो रहा है। यहाँ पे ये आपतन कोण जो है ये कितना है, आई से आपतित हो रहा है। विरल माध्यम में तरंगागर की चाल v1 तथा अपवर्तनांक μ1 है, तथा सघन माध्यम में तरंगागर की चाल v2 व माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। तो स्मॉल t समय में बिंदु B, तरंगागर का बिंदु B से B डैश तक गति करता है, B से B डैश तक गति करता है। ये बिंदु क्या आ गया, B डैश आ गया। तो t समय में यह दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी चाल तो क्या है v1, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी v1 t। B डैश की दूरी कितनी हो गई, B डैश की जो दूरी है B डैश की दूरी वो हो गई अपनी v1 t। ठीक उसी t समय में ये तरंगागर जो है यहां से अपवर्तित हो जाएगा, थोड़ा ऐसे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा अपवर्तित हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक उसी समय में तरंगागर का बिंदु ए से ए डैश तक चला जाता है, यहां पे आ गया ए डैश। जितने समय में ये बी डैश तक आया उतने में ही ए जो बिंदु जो है वो ए डैश तक आ गया। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए से ए डैश तक की। इसमें चाल कितनी है, चाल है v2 और समय तो वही लगा t। तो ये है ए डैश दूरी जो है, ए डैश दूरी यह कितनी हो गई, v2t हो गई। अब इसको ए डैश को जो है अपन ने b डैश से मिला दिया, यहां लिख देते हैं ए डैश को अपन ने b डैश से मिला दिया। ये b डैश है, ये अपना हो गया ए डैश। क्लियर है। यहां पे भी जो है अपन ने एक अभिलंब खींच दिया। तो देखो यहाँ पे ये कोण जो है यह आई है, और ये कोण कितना हो गया, आर हो गया। ये कोण कितना हो गया, 90 माइनस आर हो गया। ये कोण कितना है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से ये कोण भी 90 डिग्री। ये 90 माइनस आर और ये 90 है, तो ये कोण कितना हो गया, ये जो कोण है यह हो गया अपना आर। कितना हो गया, आर हो गया। इन सबको वापस मिटा दो। ये कोण जो है यहाँ पे यह कितना है, आपतन कोण आई। तो यह कोण कितना हो गया, 90 माइनस आई। यह 90 माइनस आई और ये 90, तो यह कितना हो जाएगा, आई। कैसे हो जाएगा, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आई 90 और 90 माइनस आई को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 90 माइनस आर और 90 को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। तो जैसे उसमें आई और आर निकाले थे वैसे ही इसमें भी ये कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया। इतना ही डायग्राम आपका समझने वाला था। देखो बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई तो अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्या कहाँ चले, अपन यहां से
साइन आई की वैल्यू निकालते हैं। साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यह कोण आई है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब। लंब कौन सा हो गया, बी बी डैश, बी बी डैश, ठीक है। और कर्ण कौन सा हो गया, ए बी डैश, ए बी डैश कर्ण हो गया। इसी तरह से अपन साइन आर की वैल्यू निकालते हैं। साइन आर क्या हो जाएगा, वही लंब बटे कर्ण। यह रहा कोण आर, तो इसके सामने का तो हो गया लंब, लंब क्या, ए डैश, ए डैश। और कर्ण क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने का होता है कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने ये भुजा है इस त्रिभुज में, तो ए बी डैश। ये लो अपन ने साइन आई और साइन आर का मान निकाल लिया, ठीक है। अब अपन लिखते हैं स्नेल लो पढ़ाया क्या अपन ने, स्नेल नियम से। क्या है भैया स्नेल नियम, स्नेल नियम है साइन आई अपॉन साइन आर। चलो एक बार साइन आई अपॉन साइन आर ही निकाल लेते हैं अपने, स्नेल नियम छोड़ो। तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान निकालते हैं, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान निकाला। साइन आई का मान कितना है, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, और साइन आर का ए डैश अपॉन ए बी डैश। ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए डैश अपॉन बी बी डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी है, V2T, V2T, और बी डैश की V1T, V1T। T से T कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 बच गया। माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा से, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ी है क्या आपने, क्या होती है, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है वह क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग। इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, μ1। तो μ1 बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, c। इसमें प्रकाश का वेग कितना है, माध्यम में प्रकाश का वेग v1, तो μ1 बराबर आ गया c अपॉन v1। ठीक उसी तरह से μ2 क्या हो जाएगा, c अपॉन v2 हो जाएगा। अब देखो यहां से जो है अपन μ1 अपॉन μ2 करते हैं, μ1 अपॉन μ2 करते हैं, तो c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2, तो ये v2 ऊपर चला गया, क्या बच गया, v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1 हो गया। आपने सही किया है कि μ1 जो है वह क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग v1, और μ2 जो है वो हो गया c अपॉन v2। यहाँ पे b डैश ऊपर आ गया, b डैश साइन आई इक्वल टू b डैश v1t। सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी अपन ने यहाँ पे, देखो एक मिनट, b डैश ऊपर क्या आ जाएगा, b डैश, और नीचे आ जाएगा a डैश। b डैश की वैल्यू कितनी है,
v1t और a डैश की v2t। तो t से t कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा यहाँ पे v1 अपॉन v2। यहाँ पे μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या आ गया, v2 अपॉन v1 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1। उल्टा कर दिया इसको, पूरे को जो है अपन ने अपोजिट कर दिया। तो v1 अपॉन v2 जो है इसको उल्टा किया, तो इसको भी उल्टा कर दिया μ2 अपॉन μ1। और इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, μ21। यह किसको निरूपित करता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां से देखो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर की जगह v1 अपॉन v2 का मान रख दे। v1 अपॉन v2 का मान कितना है, μ12 का मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष है। और इसी को क्या कहते हैं अपन, स्नेल नियम। स्नेल नियम कहते हैं इसी को। और यह क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित तरंगागर ए बी, अपवर्तित तरंगागर ए डैश बी डैश और अभिलंब तीनों बोर्ड पर ही दिख रहे हैं आपको, एक ही तल में दिख रहे हैं। तो ये जो है अपन ने अपवर्तन की व्याख्या कर ली। तो अपन ने जो है हाइगेन सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या कर दी। ठीक है, तो इसको जो है आपकी स्क्रीन पे जो दिया हुआ है उसको नोट करो। और इसमें भी जो समझने वाला है वह डायग्राम, ये एक बार अच्छे से देखो बोर्ड पे, उसके बाद में स्क्रीन पे जो दिया हुआ है उसको नोट करो फटाफट। नेक्स्ट देखो, तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, जब दो या दो से अधिक, इसको आप साथ के साथ नोट कर लो, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम
अध्यारोपित होने वाली सभी तरंगों के सदिश योग के तुल्य होता है। अपन ने मान लिया कि किसी एक माध्यम में एक ही दिशा में दो या बहुत सारी तरंगे अध्यारोपित हो रही है, जिनके आयाम जो हैं वह A1, A2, A3, A4 इस तरह से AN है। तो यह जो परिणामी तरंग बनेगी, इनके अध्यारोपण से एक नई तरंग जो बनेगी, उस नई तरंग का जो आयाम होगा, उस नई तरंग का जो आयाम होगा वह इन अध्यारोपित होने वाली सभी तरंगों के आयाम के सदिश योग के तुल्य होगा। मतलब इनका सबका अपन ने क्या किया, सदिश योग कर दिया इस तरह से। तो यह जो है अपने पास में नई तरंग का आयाम आ गया। इसी को अपन तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो है आज का चैप्टर हुआ। इसी तरह से चैप्टर के साथ कंटिन्यू बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।